प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अध्याय नंबर 16 पे। और आपको बता दें कि 16 नंबर अध्याय जो है क्लास 11th की एनसीईआरटी चैप्टर है और इसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्सर्जी उत्पाद और उनका निष्कासन। तो यहाँ पे मुख्य रूप से मनुष्य है, लेकिन उसके साथ ही साथ अन्य प्राणियों के बारे में भी कुछ चर्चा हम लोग इसमें करने वाले हैं। इसके अंतर्गत जो हमें सिलेबस में बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, उसमें आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया गया मानव उत्सर्जन तंत्र, मूत्र निर्माण, वृक्क नलिका के विभिन्न भागों का कार्य, निस्यंदन व सांद्रण करने की क्रिया विधि, वृक्क क्रियाओं का नियमन और मूत्रण, उत्सर्जन के अन्य अंगों की भूमिका और वृक्क विकृतियां, ये हमारे कुछ टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अगर हम लोग क्रम से आगे बढ़े तो यहाँ पे एक एक चीजें हमें बताई गई हैं, उन्हें हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले उत्सर्जन शब्द के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर में बनने वाले खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, जो विधि होती है, उसी को उत्सर्जन कहते हैं। अब इसमें अलग अलग प्राणी अलग अलग प्रकार से उत्सर्जन करते हैं। देखिए, मैं अगर यहाँ पे व्याख्यात्मक बातें करें तो मैं बहुत देर तक उस बातों को करता रहूंगा, लेकिन कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें सिस्टमेटिक मैनर में सारी चीजें किताब में दी गई हैं। एनसीईआरटी में सब कुछ मेंशन है। चैनल के द्वारा आपको टीजीटी, पीजीटी, एलडी, जीआईसी, केवीएट, डीएसएसबी, एनबीएस, बीपीएससी, रेलवे इत्यादि किसी प्रकार की अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जीव विज्ञान आपका हिस्सा है, तो जीव विज्ञान की आप तैयारी कर सकते हैं। निःशुल्क है, चैनल के द्वारा आप इसे पढ़ सकते हैं और इसका प्रयास भी आप आगे की दिशा में कर सकते हैं। आपको बता दें, यहाँ पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्सर्जित तंत्र में। इससे पहले हमने 15 चैप्टर तक का अध्ययन कर लिया है। आज 16वां चैप्टर है। बिना पूछे बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप जरूर करिए और वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर हो सके तो पहुंचाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैला प्राणी यानी जो जंतु होते हैं, प्राणी उपापचयी अथवा अत्यधिक अंतःग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। कह रहा जो भी जीव हैं, जो भी हैं, वो अलग अलग प्रकार से चीजों का संचय करते हैं, उन्हें निकालते हैं, उनमें बनते हैं, उन्हें निकालते हैं। जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, फास्फेट है, सल्फेट है, ये सभी चीजें इसमें शामिल होती हैं। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतया या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। इस अध्याय में आप उन पदार्थों, साथ ही विशेष रूप से साधारण नाइट्रोजनी अपशिष्टों के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल हैं। इनमें अमोनिया सर्वाधिक आबिस टॉक्सिक है और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती। कह रहा जो सबसे टॉक्सिक है वो कौन है? अमोनिया। कह रहा इनमें देखिए, कह रहा इनमें अमोनिया अधिक सर्वाधिक आबिस यानी टॉक्सिक है और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल कम आबिस है और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जाता है। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनियो उत्सर्ज, कह रहा अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनो उत्सर्ज प्रक्रिया कहते हैं। अनेक अस्थिल मछलियां यानी कार्टिलेजिनस फिश की बात कर रहा है, उभयचर जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति के होते हैं। अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसीलिए अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसीलिए आसानी से अमोनियम आयन के रूप में शरीर की सतह से या मछलियों में क्लोम गिल की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इस उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती। इन प्राणियों को अमोनिया उत्सर्जी या अमोनोटेलिक भी कहते हैं। कह रहा इन प्राणियों को अमोनिया उत्सर्जी या अमोनोटेलिक कहते हैं। स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आविश नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी कई स्थलीय, उभयचर और समुद्री मछलियां मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरिया उत्सर्जी
यूरियोटिलिक कहलाते हैं। इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है, जिसे वृक्कों द्वारा निस्संदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। कुछ प्राणियों के वृक्कों की आधात्री मैट्रिक्स में अपेक्षित परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघों तथा कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है। सरीसृपों में, पक्षियों में, स्थलीय घोंघों में, ठीक है, यानी स्नेल में, कीटों में नाइट्रोजन अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है और ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी यानी यूरिकोटिलिक कहलाते हैं। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांश अकशेरुकियों में यह संरचना सरल नलिकाकार रूप से होती है, जबकि कशेरुकियों में जटिल नलिकाकार अंग होते हैं। इन्हें वृक्क कहते हैं। इन संरचनाओं के प्रमुख रूप नीचे दिए गए हैं। आद्वृक्कक किसे कहते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया को कहते हैं। यह ज्वालाकोशिकाएं प्लेटेहेल्मिन्थी, चपटे, क्रिम जैसे प्लेनेरिया, रोटिफर्स, कुछ एनेलिडा, सेफेलोकार्डेट, एम्फियाक्सस आदि में उत्सर्जी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। आद्वृक्कक यानी प्रोटोनेफ्रीडिया प्राथमिक रूप से आयनों व द्रव के आयतन नियमन जैसे परासरण नियमन से संबंधित होता है। केचुए व अन्य एनिलिड्स में नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्क पाए जाते हैं। केचुए व अन्य एनिलिड्स में नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्क पाए जाते हैं। वृक्कक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को उत्सर्जित करने तथा द्रव और आयनों को संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। काकरोच, तिलचट्टा या काकरोच सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मेलपीगी नलिकाएं पाई जाती हैं। मेलपीगी नलिकाएं नाइट्रोजन अपशिष्ट के उत्सर्जन और परासरण में मदद करती हैं। झींगा मछली, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। झींगा मछली जैसे क्रस्टेशियन प्राणियों में प्रसंगिक ग्रंथियां यानी क्या कहते हैं, एंटिन ग्लैंड या हरित ग्रंथियां उत्सर्जन का कार्य करती हैं। ये तो सभी जीवों का काम खत्म हो गया। अब पहली पॉइंट आ गई जो मानव उत्सर्जन तंत्र। ये आपका मेजर हिस्सा है, इसे हमें पढ़ना है। तो चलिए, ये डायग्राम है, आप सब डायग्राम को देखे हैं। 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेटर होते हैं, एक यूरेथ्रा होता है और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके चीजों को यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग बना होता है। कह रहा मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग बना होता है। वृक्क सेम के बीच के आकृति के गहरे भूरे रंग के होते हैं तथा ये अंतिम वक्षीय और तीसरी कट कशेरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर तथा भार लगभग 120 से 170 ग्राम का होता है। वृक्क की जो लंबाई है 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर तथा भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल कॉन्केव सतह के मध्य में एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। इससे होकर मूत्र नलिका, रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतरी ओर कीप के आकार का रचना होती है जिसे वृक्कीय श्रोण पेल्विस कहते हैं। कह रहा जिसे वृक्कीय श्रोण पेल्विस कहते हैं। कह रहा हाइलम के भीतर कीप के जैसे संरचनाएं होती हैं जिसे वृक्कीय श्रोण पेल्विस कहते हैं तथा इससे निकलने वाले प्रक्षेपों प्रोजेक्शन को चषक यानी कैलिक्स कहते हैं।
वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। वृक्क में दो भाग होते हैं, बाहरी बलकुट यानी कार्टेक्स का भाग होता है बाहरी, और भीतरी मध्यांश मेडुला होता है। मध्यांश कुछ शंक्वाकार पिरामिड्स मध्यांश पिरामिड में बटा होता है, जो कि चषकों में फैले रहते हैं। बलकुट मध्यांश पिरामिड पिंडों के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं, जिन्हें बर्तीनी स्तंभ कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचनाएं वृक्काणु नेफ्रॉन पाई जाती हैं, जो क्रियात्मक इकाई हैं। प्रत्येक वृक्काणु के दो भाग होते हैं, जिन्हें गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस और वृक्क नलिका कहते हैं। गुच्छावृक्कीय धमनी की शाखा अभिवाही धमनिकाओं से बनी केशिकाओं का एक गुच्छ होता है। ग्लोमेरुलस में रक्त अपवाही धमनिका द्वारा ले जाया जाता है। कह रहा है कि जो है यहाँ देखिए, कह रहा है वृक्काणु के दो भाग होते हैं, जिन्हें गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस कहते हैं। गुच्छ वृक्कीय धमनी की अपवाही धमनी यानी अफरेंट एट्रियोल की बनी शाखाएं यानी कैपिलरी का एक गुच्छा होता है। ग्लोमेरुलस में रक्त अपवाही धमनियों द्वारा ले जाया जाता है। ये है आपकी अभिवाही धमनी जो रक्त को लेके आ रही है, और ये है बोमेन संपुट पूरा है, और इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये यहां से लेकर के निकल रही है, तो जहां निकलेगी वहां पे आपको मिल जाएगी अपवाही धमनी। यहाँ देखिए अपवाही धमनी है, इसके तीन हिस्से हैं। ये नेफ्रॉन है, इसका शुरुआती हिस्सा पीसीटी कहलाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यानी समीपस्थ संवलित नलिका। इसे दूरस्थ कहते हैं, अंतिम हिस्सा दूरस्थ कहलाता है, और मध्य का हिस्सा हेनले पास या हेनले लूप कहलाता है, जिसमें आने वाली नीचे जाने वाली भुजा आरोही भुजा है, और ऊपर की तरफ जाने वाली भुजा अवरोही भुजा कहलाती है। बीच में वासा इरेक्टा और संग्रह नलिकाएं भी इसका हिस्सा बनाती हैं। अगर हम किडनी की बात करें तो ये पूरा किडनी का मध्यांश का भाग है, जिसे आप बर्तनी का स्तंभ, अभी मैं बोल रहा था तो वहां पर आप देखे थे बर्तनी का स्तंभ, मध्यांश पिरामिड है, केलिक्स है, वृक्क धमनी है, वृक्क सिरा है, पिलके, और ये पूरा हिस्सा आपका है बलकुट है, और ये आवरण है वृक्क का। अब यहाँ आप आते हैं, कह रहा वृक्क नलिका, जो वृक्क की नलिका है वह दोहरी झिल्ली युक्त होती है। कह रहा कितनी झिल्ली से बनी है? वृक्क की नलिका दो झिल्ली से बनी प्याले नुमा बोमेन संपुट से प्रारंभ होती है, जिसके भीतर गुच्छ होता है यानी कोशिका गुच्छ पाए जाते हैं। गुच्छ और बोमेन संपुट मिलकर मेलपीगी काय बनाते हैं, अथवा वृक्क कणिका कार्पल्स बनाते हैं। बोमेन संपुट से एक अति कुंडलित समीपस्थ संवलित नलिका पीसीटी प्रारंभ होती है, जिसके बाद वृक्काणु में हेयरपिन के आकार के हेनले लूप पाया जाता है, जिसमें आरोही व अवरोही भुजा होती है। आरोही भुजा में से एक और अति कुंडलित नलिका दूरस्थ संवलित नलिका डीसीटी प्रारंभ होती है। अनेक वृक्काणुओं की दूरस्थ संवलित नलिकाएं एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती है। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चषकों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वृक्की श्रोण में खुलती है। वृक्काणु की वृक्क कणिका समीपस्थ संवलित नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका आदि वृक्क के भाग बलकुट भाग में, जबकि हेनले लूप मध्यांश में स्थित होता है। अधिकांश वृक्काणु में हेनले लूप अधिक छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धंसे रहते हैं। ऐसे वृक्काणुओं को वलकुटी वृक्क कहते हैं। कुछ वृक्काणुओं के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफी गहराई तक धंसे रहते हैं। इन्हें सानिध्य मध्यांश वृक्काणु कहते हैं। गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बनाती है, जिसे परनलिका केशिका जाल कहते हैं। इस जाल से निकलने वाली एक एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समांतर चलते हुए यू आकार की संरचना वासा इरेक्टा बनाती है। बलकुटी वृक्काणु में वासा इरेक्टा या तो अनुपस्थित या अत्यधिक हाश्रित होता है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, दूसरी टॉपिक आ गई। कह रहा मूत्र निर्माण में तीन प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पहला है गुच्छी निस्संदन, पुनर्अवशोषण, श्रवण जो वृक्क के विभिन्न भागों में होता है।
मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में कोशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्संदन होता है, जिसे गुच्छ या गुच्छीय निस्संदन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्संदन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। गुच्छ की केशिकाओं का रक्तदाब रुधिर का 3 परतों में से निस्संदन करता है। ये 3 परतें हैं गुच्छ की: रक्त कोशिका की आंतरिक उपकला, बोमेन संपुट की उपकला तथा इन दोनों परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली। बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं पादाणु यानी पोडोसाइट्स कहलाती हैं, जो विशेष प्रकार से विन्यासित होती हैं, जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। इन्हें निस्संदन खांच या खांच छिद्र स्लिट पोर कहते हैं। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह छनता है कि इससे रुधिर में प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसे परा निस्संदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्संदित की गई मात्रा गुच्छीय निस्संदन कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 मिलीलीटर प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन होती है। कह रहे एक स्वस्थ मनुष्य में यह गुच्छीय निस्संदन की दर 180 लीटर प्रतिदिन होती है। गुच्छ निस्संदन की दर से नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रिया विधि अपनाई जाती है। गुच्छीय आसन्न उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण अविवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवलित नलिका की केशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। गुच्छ निस्संदन दर में गिरावट इन आसन्न गुच्छ कोशिकाओं को रेनिन के स्राव से सक्रिय करती है, जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छ निस्संदन दर को पुनः सामान्य कर देती है। प्रतिदिन बनने वाले निस्संदन के आयतन 180 लीटर प्रतिदिन की उत्सर्जित मात्रा मूत्र 1.5 लीटर से तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% निस्संदन को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिसे पुनः अवशोषण कहते हैं। यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाओं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती है। उदाहरणार्थ निस्संदन पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन में पुनर्अवशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनर्अवशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्संदन में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रवित करते हैं। नलिकाकार श्रवण भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनीय व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। वृक्कक नलिका के विभिन्न भागों के कार्य। समीपस्थ संवलित नलिका, यह नलिका सरल घनाकार ब्रुश बॉर्डर उपकला की बनी होती है, जो पुनर्अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 70 से 80% वैद्युत अपघट्ट और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। समीपस्थ संवलित नलिका शारीरिक तरल के पीएच तथा आयनीय संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए H+ और अमोनिया आयनों का निस्संदन में श्रावण और HCO3 का पुनर्अवशोषण करती हैं। हेनले लूप आरोही भुजा में न्यूनतम पुनर्अवशोषण होता है। यह भाग मध्यांश में उच्च अंतरकाशी तरल के परासरणता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, परंतु वैद्युत अपघट्ट के लिए सक्रियता से धीरे धीरे पारगम्य होती है। यह नीचे की ओर जाते हुए निस्संदन को सांद्र करती है। आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, लेकिन विद्युत अपघट्ट तथा अवशोषण सक्रिय व निष्क्रिय रूप से करती है। जैसे सांद्र ऊपर की ओर जाता है, वैसे वैसे विद्युत अपघट्ट के मध्यांश
तरल में जाने से निस्यंदन उत्पन्न हो जाता है। ये पूरा भाग है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये हिस्सा है, यहाँ पे किसका किसका अवशोषण और बलकुट हिस्सा है ये, यहाँ पे HCO3 आयन का अवशोषण होता है, NaCl का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है, पोटेशियम आयन का होता है, अमोनिया का होता है और H का होता है यानी हाइड्रोजन। हेनले पास की अवरोही भुजा, अवरोही भुजा में जो है H का यानी H2O पानी का अवशोषण होता है लेकिन मिनरल का नहीं होता। जबकि आरोही पास में जाते हैं तो यूरिया, NaCl, हेनले पास की अवरोही भुजा का पतला खंड है, सोडियम आयन, इन सब का जो है क्या होता है अवशोषण होता रहता है। तो ये हिस्सा है। फिर कह रहा है दूरस्थ संबलित नलिका DCT, विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम और जल का कुछ पुनर्अवशोषण इस भाग में होता है। दूरस्थ संबलित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा पीएच बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट का अवशोषण, पुनर्अवशोषण और सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया के चयनात्मक श्रवण का कार्य करते हैं। संग्रह नलिका एक लंबी नलिका वृक्क के बलकुट में मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र की आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। यह भाग मध्यांश की अंतरकाशी की परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भागों को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। यह पीएच के नियमन तथा H और K प्लस आयनों के चयनात्मक श्रवण द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने की भूमिका निभाता है। निस्यंद यानी छनित, जो छान लिया गया है, छनित को सांद्र करने की क्रियाविधि। ठीक, कह रहा स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं। इस कार्य में हेनले लूप और वासा इरेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेनले लूप की दोनों भुजाओं के निस्यंदन का विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है जिससे प्रतिधारा उत्पन्न होती है। वासा इरेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का बहाव भी प्रतिधारा प्रतिरूप पैटर्न में होता है। हेनले लूप व वासा इरेक्टा के बीच की नजदीकी तथा इनके प्रतिधारा मध्यांतरी अंतरकाश मेडुलरी इंटरस्टिशियम के परासरण दाब को विशेष रूप से नियमित करती है। परासरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग में से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है, जैसे कि बलकुट की ओर 300 MOS लीटर की, आंतरिक मध्यांश में लगभग 1200 MOSM लीटर। यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड तथा यूरिया के कारण बनती है। सोडियम क्लोराइड का परिवहन हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है, जिससे हेनले लूप की अवरोही भुजा के साथ विनियमित किया जाता है। सोडियम क्लोराइड अंतराकाश को वासा इरेक्टा की आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। इसी प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हेनले लूप के पतले आरोही भाग में विसरण द्वारा प्रविष्ट होती है, जो संग्रह नलिका द्वारा अंतराकाशी को पुनः लौटा दी जाती है। ऊपर वर्णित पदार्थों का परिवहन हेनले लूप तथा वासा इरेक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है, जिसे प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं। यह क्रियाविधि मध्यांश के अंतराकाशी की प्रवणता को बनाए रखती है। इस प्रकार के अंतराकाशी प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान करती है और निस्यंदन का सांद्रण करती है। हमारे वृक्क प्रारंभिक निस्यंदन की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित करते हैं। यह निश्चित ही जल के ह्रास को रोकने की क्रियाविधि होती है। वृक्क क्रियाओं का नियमन, वृक्कों की क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स की पुनर्भरण क्रियाविधि यानी सानिध्य गुच्छ उपकरण JGA और कुछ सीमा तक हृदय द्वारा होता है। शरीर में उपस्थित परासरण ग्राहियां रक्त आयतन, शरीर तरल आयतन और आयनी सांद्रण में बदलाव द्वारा सक्रिय होती हैं। शरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास मूत्रलता डायूरेसिस इन ग्राहियों को सक्रिय करता है, जिससे हाइपोथैलेमस प्रतिमूत्रण हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH और न्यूरोहाइपोफाइसिस को वेसोप्रेसिन के स्राव हेतु प्रेरित करता है।
एडीएच नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनर्अवशोषण को सुगम बनाता है और मूत्रता को रोकता है। शरीर तरल के आयतन में वृद्धि प्रसरण ग्राहियों को निष्क्रिय कर देती है और पुनर्भरण को पूरा करने के लिए एडीएच के स्रवण का निरोध करती है। एडीएच वृक्क के कार्यों को रक्त वाहिनियों पर संकुचनी प्रभावों द्वारा भी प्रभावित करता है। इससे रक्त दाब बढ़ जाता है। रक्त दाब बढ़ जाने से गुच्छ प्रवाह बढ़ जाता है और इससे जीएफआर बढ़ जाता है। जेजीए की जटिल नियमनकारी भूमिका है। गुच्छी रक्त प्रवाह, गुच्छी रक्त दाब, जीएफआर में गिरावट से जेजी कोशिकाएं सक्रिय होकर रेनिन को मुक्त करती हैं। रेनिन रक्त में उपस्थित एंजियोटॉक्सिनोजन और एंजियोटेंसिन के बाद भी एंजियोटेंसिन द्वितीय में बदल जाता है। एंजियोटेंसिन द्वितीय एक प्रभावकारी वाहिका संकीर्ण वेसोइरेक्टर है जो गुच्छी रुधिर दाब तथा जीएफआर को बढ़ा देता है। एंजियोटेंसिन द्वितीय अधिवृक्क बलकुट को एल्डोस्टेरॉन हार्मोन स्रावन के लिए प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरॉन के कारण नलिका के दूरस्थ भाग में सोडियम आयन तथा जल की पुनर्अवशोषण होता है। इससे भी रक्तदाब और जीएफआर में वृद्धि होती है। यह जटिल क्रियाविधि रेनल एंजियोटेंसिन क्रियाविधि कहलाती है। हृदय के अलिंद में से अधिक दूर के बहाव को अलिंदी नेट्रियूरेटिक कारक यानी एएनएफ प्रभावित होता है। एएनएफ में वाहिका विसरण रक्त वाहिकाओं का विसरण होता है जिससे रक्तदाब कम हो जाता है। इस प्रकार के एएनएफ क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर नियंत्रण का काम करता है। वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने पर संग्रहित रहता है। मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर इसे फैलने के फलस्वरूप यह संकेत उत्पन्न करता है। मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों में संकुचन और मूत्राशय अवरोधनी की शिथिलता हेतु एक प्रेरक संदेश जाता है जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है और इससे संपन्न करने वाली तंत्रिका मूत्रण प्रतिवर्ती कहलाती है। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र एक विशेष गंधयुक्त जलीय तरल है जो रंग में हल्का पीला और थोड़ा अम्लीय होता है। औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती हैं। मूत्र का विश्लेषण वृक्कों के कई उपापचयी कारकों और उनके ठीक से कार्य न करने की कुसंक्रियाओं जैसे रोग निदान में मदद करता है। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, ग्लूकोसीरिया तथा कीटोन काय की उपस्थिति, कीटोन्यूरिया मधुमेह के लक्षण हैं। उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका वृक्कों के अलावा फुफ्फुस, यकृत और त्वचा की उत्सर्जी अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करती है। हमारे फेफड़े प्रतिदिन भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 200 ml प्रति मिनट और जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते हैं। इससे हम शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पित्त का स्राव करती है जिससे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नलिखित स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन तथा औषधि आदि होते हैं। इन अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियां तथा तैल ग्रंथियां भी स्राव द्वारा कुछ पदार्थों का निष्कासन करती हैं। श्वेत ग्रंथि द्वारा निकलने वाला पसीना एक जलीय द्रव है जिससे नमक, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक अम्ल इत्यादि होते हैं। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर की सतह को ठंडा करना होता है, लेकिन यह ऊपर बताए गए कुछ पदार्थों का उत्सर्जन भी करता है। तैल ग्रंथियां सीबम द्वारा कुछ एस्टेरोल, हाइड्रोकार्बन और मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन करती हैं। ये स्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तैलीय कवच प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्ट का निष्कासन लार द्वारा भी होता है। वृक्क की विकृतियां यानी वृक्क की कुछ जो रोग होते हैं उनसे वृक्कों की कुछ संक्रियाओं के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है जिसे यूरेमिया कहते हैं जो रक्त के अत्यंत
हानिकारक है। यह वृक्कपात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन हेमोडायलिसिस द्वारा होता है। रक्त आपोहन के प्रक्रम में रोगी को रुधिर से धमनी से रक्त निकालकर जिसे हेपेरिन जैसा एक थक्का रोधी मिलाकर अपोहनकारी भुजा में भेजा जाता है, जिससे कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इस इकाई में कुंडलित सेलोफेन नली होती और यह ऐसा द्रव से घिरी रहती। इसका संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्ट को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। छिद्रयुक्त सेलोफोन झिल्ली से अपोहन द्रव के अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है। अपोहनी द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त में को शुद्ध रखते हैं। शुद्ध रक्त में हेपेरिन विरोधी डालकर इसे सिराओं में पुनः भेज दिया जाता है, जिससे यूरेमिक व्याधि को हजारों पीड़ित के लिए वरदान है। वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय वृक्क प्रत्यारोपण है। वृक्क प्रत्यारोपण में मुख्यतः निकट संबंधी दाता से क्रियाशील वृक्क का उपयोग किया जाता है, जिससे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार नहीं करे। आधुनिक क्लिनिकल विधियों इस प्रकार की जटिल तकनीकी सफलता की दर को बढ़ाती है। रेनल कैल्कुलाई वृक्क में बनी पथरी या अघुलनशील क्रिस्टलित लवण के पिंड जैसे ऑक्जेलेट आदि। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस गुच्छरोध वृक्क के गुच्छरोध की प्रदाहकता इसमें शामिल होती है। तो भैया ये था आपका पूरा चैप्टर और इस चैप्टर में हमने पूरी तरह से हर एक पॉइंट को टच कर लिया जो कुछ इस चैप्टर के अंदर दिया गया था। अब हमारे पास जो बचे हुए चैप्टर्स हैं अगर हम उस पर चर्चा करें तो हमारे पास 3 चैप्टर और बचे हुए हैं, जिसमें आपका ये उत्सर्जी पदार्थ हो गया, गमन और संचलन है, तंत्र की नियंत्रण और समन्वय है और ये जो है आपका क्या कहते हैं रासायनिक समन्वय और एकीकरण है। 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर आप मान चलिए सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमें जो है अपने प्रैक्टिस पेपर की तरफ आगे बढ़ जाना है। हिंदी मीडियम का प्रैक्टिस पेपर आपका संडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।